अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है? ओके, कल क्लास हमने जो एक टॉपिक डिस्कस किया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, वो टॉपिक क्लियर है? अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज हैं, तो पहले हम 10 मिनट का एक क्वेरी सेशन रख लेते हैं। और अगर उसके अलावा भी किसी और चीज़ में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछना, नहीं तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू, ओके। चलो इसका मैं कोड करके बता देती हूँ। क्विज वाला क्वेश्चन हो गया था? नहीं, असाइनमेंट नंबर 2 में, असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन 6 क्या है? वो शेयर करेगा यहाँ पे? ठीक है, जब कोई एक स्टूडेंट वो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे चैट पे सेंड करते हैं मुझे, मैं देख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। डिजाइन अ केस स्टडी इन विच मॉडल एनी रियल वर्ल्ड सिनेरियो बाय अप्लाइंग 3 pillars of OOP like inheritance, polymorphism and encapsulation. Must use constructors, properties, getter setter method, method overloading and method overriding. All topics which we have covered in the course. असाइनमेंट देने तक जो चीजें कवर की थी वो सब होंगी इसमें। मेथड ओवरराइडिंग तक, मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट लाइक जिसमें हमने पढ़ा था कि वर्चुअल ओवरराइड और न्यू का कीवर्ड, वहां तक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग उस असाइनमेंट के बाद हमने किया था, तो वो इस असाइनमेंट में इंक्लूड नहीं है। केस स्टडी का मतलब ये है कि आप जो है कि आप कोई भी एक सिनेरियो डिजाइन करें, कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करें, ठीक है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आप उस पर ऊप इम्प्लीमेंट करें। और ऊप इम्प्लीमेंट जो 3 पिलर्स हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन हमने नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। सो जो एब्स्ट्रैक्शन वाला टॉपिक को हटा के, और ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग और यूएमएल क्लास डायग्राम जो हम आज पढ़ेंगे, इसको हटा के अब तक ऊप के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। यही तो आपने सोचना है, तभी तो उसको मैंने केस स्टडी कहा है कि आप कोई एक ऐसा सिनेरियो कर लें, कोई भी एक ऐसा सिनेरियो, ठीक है। कोई एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उठाएं और उसमें जहां देखें कि इनहेरिटेंस भी हो रही हो, इनकैप्सुलेशन, क्या क्या चीजें आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू प्राइवेट कीवर्ड, ठीक है। तो वो कुछ सिनेरियो आपको सोचना पड़ेगा। वंस आप सिनेरियो सोच लेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट आर डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि वो सारी चीजें आपने की हुई हैं और आपको आता है। ठीक है, अच्छा। वो लेस देन और ग्रेटर देन वाला जो है वो मैं इम्प्लीमेंट करके बता देती हूँ। ठीक है, ये कल वाली एग्जांपल है मेरे पास ओपन है। लेट से अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ और जो है वो ऑपरेटर ओवरलोड कर देती हूँ, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन है, तो लेस देन ग्रेटर देन मेरे जो रिजल्ट आएगा, रिटर्न होगा, वो मेरे पास बूलियन टाइप में होगा, इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो उसके लिए जो हम रिटर्न टाइप रखेंगे, पहले हमारे पास पब्लिक होना जरूरी है, स्टैटिक होना जरूरी है, और रिटर्न टाइप में हम रख देंगे बूलियन, ठीक है। दिस ओवरलोडेड ऑपरेटर विल रिटर्न either ट्रू और फॉल्स वैल्यू, स्टैटिक बूल, उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड, एंड देन लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है। लेस देन इज इक्वल टू का ऑपरेटर आ गया मेरे पास। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम वो क्लास डिफाइन करेंगे, ट्राइंगल, यानी कि ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है,
ट्राइंगल T1 ट्राइंगल T2। ठीक है, और जैसे कि हमने देखा था कि ये मैचिंग है, मींस लेस देन इज इक्वल टू के साथ जरूरी है कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू वाला ऑपरेटर भी ओवरलोड हो हमारे सेम कोड में ही। तो हम इसको क्या कर देंगे, लेस देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नेम में गड़बड़ हुई है, TRIANGLE ट्राइंगल T2 एंड हियर वी हैव। अब जब हम रिटर्न करेंगे कुछ तो फिर ये रिटर्न करने पे हमारा ये वाला सेकेंड एरर भी रिमूव कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, ट्राइंगल T1 जो आए, ट्राइंगल T1 एक ऑब्जेक्ट होगा ट्राइंगल का, ट्राइंगल की क्लास का, और ट्राइंगल T2 अनदर ऑब्जेक्ट होगा इस क्लास का। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। ट्रू कैसे रिटर्न करेंगे, कंडीशन हम लगाते हैं T1 यानी कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास पास हुआ है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट बेस इज इक्वल टू, सॉरी लेस देन इज इक्वल टू, अगर लेस देन है या इक्वल है, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही है T2 डॉट बेस से। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, T1 डॉट हाइपोटेनियस। ठीक है, ये वो तीनों वेरिएबल्स हैं जो ट्राइंगल की क्लास के हमने डिफाइन किए। T2 डॉट हाइपोटेनियस लेस देन, अगर हो जाती है हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू T2 डॉट हाइपोटेनियस के। एंड ठीक है, एंड ऑपरेटर आ गया, बेस की स्पेलिंग एस। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है, T1 डॉट परपेंडिकुलर इज लेस देन इज इक्वल टू, इज लेस देन इज इक्वल टू अगर हो जाता है मेरे पास T2 डॉट परपेंडिकुलर के। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी, एक कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसका रिजल्ट पहले वो जैसे हमारे पास बॉड मास जो हमने प्रेसिडेंस पढ़ी थी ऑपरेटर की, वही सेम प्रेसिडेंस होगी। पहले लेस देन और ग्रेटर देन इज इक्वल टू सॉल्व होगा, तो पहले मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट सॉल्व होगी, इसका कोई रिजल्ट आएगा एदर ट्रू और फॉल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, चेक होगी, इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा ट्रू एंड फॉल्स। फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद एंड ऑपरेटर वर्क करेगा, अगर तीनों ट्रू होंगी तो इस ब्रैकेट का रिप्लाई क्या आएगा मेरे पास, ट्रू, और वही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी ट्रू यहाँ पे, और हमने लिखा है कि या तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो इस ब्रैकेट की वैल्यू फॉल्स होगी और वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह जब हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए करेंगे, उसके लिए भी सेम यही लॉजिक लगा लेते हैं, और ये सेम लॉजिक लगाने के बाद हम सिर्फ सिंबल चेंज कर देते हैं, कंट्रोल C, रिटर्न, यहाँ जहाँ लेस देन है वहां पे ग्रेटर देन, वहां पे ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दोनों ऑपरेटर ओवरलोड हो गए। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू भी ओवरलोड हो गया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी ओवरलोड हो गया। अब हम काम ये करते हैं, ट्राइंगल T6 इज इक्वल टू न्यू ट्राइंगल, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि कुछ वैल्यूज पास कर देते हैं, 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, और एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ट्राइंगल T7, इसको हम कर देते हैं 11, इसको 5, 2 है तो 1, 3 है तो 2। ठीक है, ये मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिए 4। अब मैं क्या कहती हूँ, इफ की कंडीशन लगाती हूँ, इफ T1 इज लेस देन T2, तो अब लेस देन इज इक्वल टू,
T2, तो ये कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड करेगा? जो लेस देन इज इक्वल टू। तो ऑब्जेक्ट 1 पास हो जाएगा, T1 वाला ऑब्जेक्ट, ये 10 20 30 T1 के लिए, और T2 क्या है, ये वाला जिसकी वैल्यू 258 है। तो ये दोनों वैल्यूज उठाएगा दोनों ऑब्जेक्ट्स की, और इन दोनों ऑब्जेक्ट को ओवरलोडेड ऑपरेटर यहाँ पे पास कर देगा लेस देन इज इक्वल टू। तो वहां से जो T1 पास हुआ है वो यहाँ के लोकल वेरिएबल में स्टोर होगा, और वहां से जो T2 पास हुआ है वो यहाँ के लोकल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वो ये कंडीशन चेक करेगा, और इस कंडीशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस केस में अगर हम देखें, हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये ट्रू हो जाता है, यानी कि T1 ऑब्जेक्ट 1 जो पास हो रहा है उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हम कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, T1 इज लेस देन और इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 कर देते हैं, T1 हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने प्रिंट करवा दी, और फिर मैं एक और इफ, और फिर क्या हो जाए, एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो क्या करो, तो प्रिंट करवा दो ऑब्जेक्ट 1 इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, अब देखें, ऑब्जेक्ट 1 है मेरे पास T1 जिसकी वैल्यू है 10 20 एंड 30, और ऑब्जेक्ट 2 है T2 जिसकी वैल्यू है 258। ठीक है, ये वैल्यूज कहाँ जाएंगी, T1 के लिए 10 20 30 और T2 के लिए 258। जैसी ये स्टेटमेंट मिलेगी तो ये फॉरन, मतलब आप ये समझे कि आपने एक ऑपरेटर के लिए एक नई मीनिंग डिफाइन कर ली, मींस नाउ इट वर्क्स लाइक अ मेथड। ये मेथड है नहीं, लेकिन जिस तरह हम मेथड कॉल करते हैं ना, जब उसका डॉट ऑपरेटर लेके उसका नाम, वो मेथड की डेफिनेशन में चला जाता है। इसी तरह जब आप किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, तो जब आप उस ऑपरेटर को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में विद दैट डाटा टाइप, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ आप जब भी लेस देन इज इक्वल टू को जो है वो टाइप करेंगे, कोड करेंगे, तो ये फौरन कहाँ चला जाएगा, उस ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन में, यहाँ पे जैसे मेथड पे जाता है। तो वहां से जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पास हुआ है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट T1 में स्टोर हो जाएगा जिसकी वैल्यू थी 10 20 30, और सेकंड वाले क्या है T2, वो मेरे पास 258 यहाँ पास हो जाएंगी वैल्यूज। और फिर उसके बाद ये कंपेयर करेगा कि क्या T1 की बेस छोटी है T2 की बेस से, ऐसा नहीं है। T1 के लिए वैल्यू 10 है, मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देती हूँ। ठीक है, T1 10 20 एंड 30, वेयर एज T2 क्या है मेरे पास जो पास हुआ था, 2 5 एंड 8। ठीक है, ये देख लेते हैं कि हमने इसी सीक्वेंस में किया है, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। क्लास की डेफिनेशन में देख लेते हैं हम। फर्स्ट वन बेस है, हाइपो है, ठीक है, इसी सीक्वेंस में। अब ये क्या करेगा, T1 की बेस उठाएगा, T1 की बेस है 10, और T2 की बेस उठाएगा, T2 की बेस है 2। सो क्या 10 लेस देन इज इक्वल टू 2 है, नहीं है, फॉल्स। फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरे पास, T1 डॉट हाइपो विच इज 20 एंड T2 डॉट हाइपो विच इज 5। तो क्या 20 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, नहीं, ये भी फॉल्स है। फिर सेकंड थर्ड वाली उठाएगा, 20 इज लेस देन इज इक्वल टू 8, ये सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, एंड का रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा इफ की कंडीशन ये फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गई तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 1 इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट 2। रन करके देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट 1 इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यही सेम थिंग हम करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच इज T6 एंड T7। इसलिए मैंने 4 ऑब्जेक्ट बनाए जिसमें T6 की वैल्यू T7 से बड़ी रखी। अब मैं ये क्या करती हूँ, T6 को पास करती हूँ, सॉरी T1 और T6 पास कर देते हैं, T1 और T6। ठीक है, तो ये T1 के लिए क्या वैल्यू उठाएगा, वही सेम 10 20 30, और T6 क्या पास करेगा, 11 2 और 3।
T2 हो गया मेरे पास 11, 2 एंड 3। ठीक है, इसकी वैल्यू हम बढ़ा देते हैं। इलेवन, 20 और 35 लेट्स से। ठीक है, सो वहां पे मेरे पास T6 की क्या वैल्यू होगी, 11, 20 एंड 35। ठीक है, अब इसको रन कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा T1 की बेस जो कि 10 है वो छोटी है 11 से, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, हमारे लिए सब ट्रू होना जरूरी है क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा है। सेकंड वन इज दैट कि हमारे पास जो T1 की जो हाइपोटेनियस है 20 इज लेस देन 20, लेस देन और इज इक्वल टू, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल्स है, तो इस केस में भी ट्रू होगा। और थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या है, एंड विच इज T1 डॉट परपेंडिकुलर यानी कि 30 इज लेस देन इज इक्वल टू 35, इक्वल्स तो नहीं है बट लेस देन है। तीनों कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। एंड क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा ट्रू। तो जब ट्रू रिटर्न होगा वापस ऊपर जाएगा, मेरे पास ये इसकी कंडीशन ट्रू हो गई, इट विल प्रिंट ऑब्जेक्ट 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 2। तो इस तरीके से हम लेस देन और इज इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। जी समीर, क्लियर हो गया? ओके अच्छा, कल वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था, मैंने आपको क्विज दिया था, वो भी एक दफा इंप्लीमेंट करके बता दूं? ठीक है, लेट सपोज मैं ये सब हटा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास काउंटर। ठीक है, इसमें मैंने एक एट्रीब्यूट रख लिया, पब्लिक इंट काउंट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक पब्लिक इंट, सॉरी मैं कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ तो क्लास की नेम के इक्वल कंस्ट्रक्टर बनेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसको हम पैरामीटराइज कर देते हैं। हम इसको कर देते हैं इंट सी एंड काउंट की वैल्यू हम कर देते हैं जो वैल्यू हमारे पास होगी सी की। ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर हम, मैंने क्या किया, क्लास बनाई काउंटर की, एक वेरिएबल लिया काउंट और इसकी वैल्यू को कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करवा दिया। फिर इस क्लास में मैंने एक मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड प्रिंट काउंट। ठीक है, विच विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ काउंट सो दैट हमने जो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है वो सब हमारे पास प्रिंट होता रहे। कंसोल डॉट राइट लाइन काउंट को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ओवरलोड कर रहे हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। पब्लिक क्या रिटर्न होगा, स्टैटिक क्लास का नया ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, तो इसी क्लास के नाम ही आएगा यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक काउंटर। फिर हमारे पास ऑपरेटर आ गया, ऑपरेटर कौन सा था, प्लस प्लस, और इसमें इनपुट क्या आएगा, काउंटर की क्लास का ऑब्जेक्ट C1। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, काउंट C1 डॉट जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है उसकी काउंट की वैल्यू क्या कर दो, प्लस प्लस।
मैम माइक तो ओपन करें। ओके यहाँ पे मैंने C2 के ऑब्जेक्ट से मैं प्रिंट काउंट वाला मेथड कॉल करवा देती हूँ, इसको रन कर देते हैं। 5 and 4 ठीक है, काउंटर की वैल्यू 5 गई मेरे पास, सी डॉट प्रिंट काउंट मेरे पास प्रिंट हो गया 5। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, काउंटर C1 इज इक्वल टू C प्लस प्लस, तो ये C की वैल्यू उठाएगा, यानी कि C जो मैंने अपलोड किया था वो प्लस प्लस, तो प्लस प्लस वाला ओवरलोडेड ऑपरेटर यहाँ पे कॉल होगा, ये वाला, और यहाँ पे C1 पास हो जाएगा जिसकी काउंट की वैल्यू 5 है। और फिर ये क्या करेगा, रिटर्न न्यू काउंटर C1 डॉट काउंट प्लस प्लस, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है हमारे पास, तो C1 डॉट काउंट प्लस प्लस में क्या करेगा, पहले 5 रिटर्न करेगा और मेमोरी में जाके इसकी वैल्यू 6 कर देगा। 5 रिटर्न होगा यहाँ पे, तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। फिर उसके बाद ये नीचे आएगा, काउंटर C2 इज इक्वल टू C माइनस माइनस, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 5 यहाँ पास होगा, 5 डॉट काउंट माइनस माइनस 4, और रिटर्न कर देगा C1 डॉट काउंट, C1 के लिए काउंट की वैल्यू, और फिर मैंने प्रिंट डॉट काउंट, क्योंकि मेमोरी में जाके ये काउंट की वैल्यू 4 बाद में करेगा, पहले क्या रिटर्न कर देगा 5। अब जब मैंने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद प्रिंट काउंट करूंगी, सो इट विल रिटर्न काउंट, जो कि मेमोरी से काउंट उठा के लाएगा, जो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो चुकी होगी 4। तो इस तरीके से इसने मुझे 4 रिटर्न कर दिया, 4 प्रिंट करवा दिया। अच्छा, यही काम अगर हम अगर मैं इसको यहाँ से ये चेंज कर देती हूँ, एंड सिमिलरली माइनस माइनस C1 डॉट काउंट, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, तो इसकी बेसिस पे क्या हुआ, मेरे पास इसने 5 रिटर्न किया, यानी कि अब ये मुझे अपडेटेड वैल्यूज दे रहा है, क्योंकि मेरे पास डिक्रीमेंट पहले पहले क्या था कि मेमोरी में अपडेशन बाद में हो रही है, पहले वैल्यू रिटर्न, कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, प्री पोस्ट सब चीजें वही हैं, बस हमने उसको इम्प्लीमेंट इस तरीके से किया है। या हम ये भी कर सकते हैं कि इसको सेम रखें, C1 डॉट काउंट प्लस प्लस C1 डॉट माइनस माइनस, और यहाँ से हम इसको कह दें कि प्लस प्लस C माइनस माइनस C। ठीक है, तो ये इसी, चाहे आप वहां अपडेशन नहीं करें, यहीं से आप चाहे प्लस प्लस करें तो वो प्लस प्लस C पहले कॉल करेगा, माइनस माइनस करें तो माइनस माइनस पहले कॉल करेगा। तो ये करना था आपने, क्विज का आपका टास्क ये था। तो हमने सारे ऑपरेटर्स ही जो ओवरलोड हो सकते हैं वो सारे ओवरलोडेड ऑपरेटर ओवरलोड करके देख लिए हमने। ठीक है, जो क्लास रिटर्न कर रहे थे वो भी देख लिए, जो हमारे पास बूलियन रिजल्ट दे रहे थे वो भी करके देख लिया, और कुछ ऐसे होते हैं जो मैचिंग, जिनका पेयर में होना जरूरी है, जो विदाउट पेयर वर्क नहीं कर रहे होते। ओके जी, वी आर गोइंग टू, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? जो आप लोगों की क्यूरीज थी वो मैंने खुद इम्प्लीमेंट करके दिखा दी, और कोई आपने सॉल्व करके देखा हो जो ना हुआ हो? जी क्लास, कोई क्यूरी नहीं है, नया टॉपिक स्टार्ट करें। जी 10419, कोई क्वेश्चन है बेटा?
क्या ड्यू डेट है असाइनमेंट की? असाइनमेंट 2 सबमिट करवाओगे तो असाइनमेंट 3 मिलेगा। असाइनमेंट 2 को ही मैं डेडलाइन बढ़ा दूंगी तो असाइनमेंट 3 कब करोगे? जी, टोटल 3 असाइनमेंट्स है। जो काम एक हफ्ते में नहीं हो सका वो एक दिन में कैसे हो जाएगा? आज की डेडलाइन है। सबमिट कब करवाना है असाइनमेंट 2? ठीक है, कल रात 12 बजे से पहले पहले करवा देना, लेकिन इस उस पे बढ़ा रही हूँ कि एक्सटेंड कर रही हूँ कि कॉपी ना हो। तो अगर किसी ने कॉपी किया है तो एक दिन और बढ़ा दिया मैंने, काइंडली खुद से करें ताकि आपकी अपनी लर्निंग हो। मिड का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। कहता तो हर कोई यही है, लेकिन जो हेल्प वाला एक चीज आ जाती है ना, वो हेल्प में भी पूरा का पूरा कॉपी होता है। मैंने मैसेज भी कर दिया ग्रुप पे। ओके, कंटिन्यू करते हैं दोबारा। जो हमारा नया टॉपिक है विच इज यूएमएल क्लास डायग्राम, ओवरव्यू दे देती हूँ मैं। फिर 10 मिनट्स बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो फिर दोबारा फौरन इसी मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे और फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक मीनवाइल मैं ओवरव्यू दे दूँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज यूएमएल क्लास डायग्राम। यूएमएल क्लास डायग्राम बेसिकली पहले तो हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज यूएमएल। यूएमएल स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अच्छा, मॉडलिंग लैंग्वेज का मतलब ये हमें ये कह रहा है कि आज से पहले, जैसे थोड़ा सा मैं अगर आपको ओवरव्यू दूं, तो ओवरव्यू हमारे पास ये कि जब हम बहुत पहले की प्रैक्टिस देखें, जब मशीन लैंग्वेजेस पे काम होता था, बहुत स्पेसिफिक प्रोग्रामर्स होते थे, एप्लीकेशंस भी बहुत स्पेसिफिक होती थी सारी के, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम प्रोग्राम्स होते थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते थे, और उनको स्पेसिफिक लोग इंजीनियर साइंटिफिक उसमें ही हम यूज़ कर रहे होते थे। तो वहां पे हमारे पास जो है मतलब कम प्रोग्रामर थे, रिक्वायरमेंट्स कम थी, यूजर्स कम थे, टेक्निकल यूजर थे जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज 01 का आइडिया था, और वो मशीन टू मशीन चलती थी। वहां पे रिक्वायरमेंट्स कम थी हमारे पास, यूजर्स भी कम थे, यूजर से इंटरेक्शन भी कम थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास चीजें चेंज होना शुरू हो गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और अब हर चीज मेरे पास लाइक एन ऐप मेरे सेल फोन पे मौजूद है। ठीक है, अब सेम सेम एप्स बन रही हैं लेकिन उसके यूजर्स अलग हैं, और उसमें मल्टीपल, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इज कंसीडर्ड एज फ्लेक्सिबल नेचर। एक एलएमएस जो है वो कीट का भी चल रहा है, एक एलएमएस इकरा का भी चल रहा होगा, एक एलएमएस जिना यूनिवर्सिटी का भी चल रहा है सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सारे वो बेसिक फीचर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हर यूजर जिन्होंने क्लाइंट कस्टमर ने बनवाया होगा उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो प्रॉब्लम ये आई कि हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट, जैसे ही हमें रिक्वायरमेंट्स मिली कि हमें ये सॉफ्टवेयर पे काम करना है, सेप पे काम करना है, हम डायरेक्ट उस पर कोड स्टार्ट कर देते हैं। लाइक आप लोगों का टर्म प्रोजेक्ट और सेमेस्टर प्रोजेक्ट ये बनाना है, एक रात पहले जिस दिन इवेल्युएशन होती है उससे एक दिन पहले बैठ के कोड करते हैं, उसमें भंड भी होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, बस वो करके एक जैसे ऐसे करके इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारी चीजों का आपने कोई एनालिसिस और डिजाइन नहीं दिया होता। तो यूएमएल हमें क्या कह रहा है? यूएमएल कह रहा है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक प्रिंसिपल है, उसी का जो है वो फर्दर वो है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें ये कह रही है कि सॉफ्टवेयर को इंजीनियर करें, कोडिंग बाद में करें, पहले एनालिसिस और डिजाइन करें, पहले रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करें, कस्टमर से अप्रूव करवाएं, जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने अप्रूव कर दी है उसको पहले एनालिसिस करें, उसका डिजाइन करें, जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं पहले उसका एक मॉडल जनरेट कर दें,
जैसे होता है ना, कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो पहले उसका एक 3D मॉडल बना होता है, कोई प्लाजा बनता है तो एक्चुअल बनने से पहले उसका एक मॉडल बना होता है कि उसमें इतनी बिल्डिंग्स होंगी, इतने रूम्स होंगे, उसका जो है वो एक वर्चुअल सा जो है वो एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें उसका पूरा मॉडल तैयार होता है, पेपर पे भी और वैसे भी। तो यूएमएल क्या कह रही है, एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के अपना एक्चुअल सिस्टम बनाने से पहले आप क्या करें, आप एक्चुअल सिस्टम जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं आप उसकी या तो प्रोटोटाइपिंग बना लें, कस्टमर को दिखाएंगे क्या, मतलब बटन के बैक एंड पे कुछ कोड ना हो, बस सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंट्रोल्स दिखा दें कि ये चीज ऐसे होगी, फ्रंट एंड ऐसा होगा, इस एप्लीकेशन पे आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट फॉर्म पे चले जाएंगे, बैक एंड पे कोड ना हो, लेकिन आप एक विजुअलाइज करके सिस्टम बता दें, विजुअलाइजेशन में ये बता दें कि जो चीज आप बनवाना चाह रहे हैं वो बनने के बाद ऐसी बनेगी, क्योंकि जबानी कलामी चीजें बताना मुश्किल होता है। जब मेरे पास एक आइडिया हो जाएगा, प्रोटोटाइपिंग मिल जाएगी, तो उसमें मैं कह सकती हूँ हाँ ये इसमें ये कलर हो, इसमें ये थीम हो, इसमें ये फीचर और ऐड हो और ये सब चीजें इस तरीके से हो। तो यूएमएल क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज विच इज अ सेट ऑफ 17 डिफरेंट डायग्राम्स, जो हमें ये कह रहा है कि हम पहले एनालिसिस और डिजाइन में वो डायग्राम्स यूज करके अपने सिस्टम को पहले से अच्छी तरीके से विजुअलाइज करवा लें, अंडरस्टैंड कर लें, रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लें, सो दैट जब हम कोडिंग फेस में जाएं तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पास नोन हो, हमें पता हो। तो उसमें से हमारे पास ये सारे कॉन्सेप्ट तो आगे फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और OOAD के हैं। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हम यहाँ पे यूएमएल की एक डायग्राम, वन टाइप ऑफ डायग्राम डिस्कस करेंगे विच इज क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम हमें ये कह रही है कि डायरेक्ट कोड करने से पहले आप पहले अपने सिस्टम की एक क्लास डायग्राम बना लें। क्लास डायग्राम क्या होगी, जिसमें जो जो क्लासेस आप बनाते जा रहे हैं सिस्टम की, मेन क्लासेस, एंटिटी क्लासेस, उन क्लासेस की लिस्टिंग। अब उसमें क्या होगा, क्लास बेसिकली जब हम क्लास की बात करें, जो हम क्लास बनाते हैं अपने कोड में, उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले क्लास का नाम होता है, उसमें उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और कंस्ट्रक्टर्स जो हम यूज करते हैं वो कंस्ट्रक्टर किसके होते हैं, उस क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए। एक्चुअली क्लास कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट विच इज वेरिएबल एंड मेथड्स और फंक्शंस। ठीक है, अ क्लास इज अ यूनिक नेम, क्लास का हमारे पास एक यूनिक नेम होगा जो यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर रहा होगा, स्टार्टिंग विद एन अपर केस लेटर। A list of attributes, we have some attributes और जिसमें डेटा टाइप्स भी लगी होंगी जो ये डिटरमाइन करी होगी कि उस एट्रीब्यूट में, उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है, इन, डबल, बूलियन, स्ट्रिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड अ लिस्ट ऑफ मेथड, मेथड भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करें एक डायग्राम में, डायग्रामेटिक व्यू में। अब डायग्राम क्या होगी हमारे पास, लाइक आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएं जिसको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दें। फर्स्ट वन रिप्रेजेंट नेम ऑफ क्लास, सेकंड वन रिप्रेजेंट नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड लास्ट वन रिप्रेजेंट नेम ऑफ मेथड्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नेम्स के साथ साथ कुछ सिंबल्स भी आ रहे हैं, माइनस, प्लस, अगर आप नोट कर रहे हो तो ये माइनस प्लस क्या बता रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी। जो हम एक्सेस मॉडिफायर लगा रहे हैं, लाइक पब्लिक, पब्लिक को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, और अगर किसी एट्रीब्यूट को आपने प्राइवेट किया है तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से, और अगर प्रोटेक्टेड है तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे हैश से। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल एक क्लास डायग्राम है जिसमें जो क्लास आप बना रहे हैं उसको आप डायग्रामेटिक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर फर्स्ट बॉक्स रिप्रेजेंट नेम ऑफ क्लास, सेकंड रिप्रेजेंट नेम ऑफ वेरिएबल्स एंड लास्ट रिप्रेजेंट नेम ऑफ मेथड, जितने भी मेथड्स आपकी क्लास में हैं। ये सिंपल स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। मेथड कैसे पता चलेगा, एक मेथड और एट्रीब्यूट में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मेथड के आगे आगे पैरेंथेसिस होंगे, राउंड ब्रैकेट, इट मींस कि ये मेथड्स हैं, और आपके पास वेरिएबल के सिंपल नाम होंगे, आप डाटा टाइप मेंशन कर लें। बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि वेरिएबल का नेम, पहले एक्सेस मॉडिफायर प्लस माइनस और हैश, अगर प्राइवेट है तो माइनस, अगर पब्लिक है आपके पास वो वेरिएबल तो प्लस, अगर प्रोटेक्टेड है तो हैश, फिर उसका नेम, फिर कॉलन और फिर डाटा टाइप, जिस डाटा टाइप का डाटा उसमें स्टोर करना है। मेथड के लिए क्या होगा, सिंपल उसके एक्सेस मॉडिफायर, यूजली मेथड्स हम पब्लिक रखते हैं क्योंकि मेथड हम बनाते हैं इसलिए कि आउटसाइड द क्लास हम उसको एक्सेस कर सके, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम यूजली ये कह रहे होते हैं कि मेथड सारे पब्लिक हों, क्योंकि अगर आप किसी मेथड को प्राइवेट कर देंगे तो वो विद इन अ क्लास ही यूज हो सकता है, तो अगर उस क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनेगा उस क्लास का तभी यूज हो सकता है, आउटसाइड नहीं हो सकता, इसलिए यूजली हम मेथड्स को पब्लिक रखते हैं
तभी देखें यहाँ पे सारे मेथड पब्लिक हैं, प्लस मेथड नेम एंड देन राउंड ब्रैकेट्स. दैट इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास. ठीक है, अब हम इनहेरिटेंस कैसे दिखाएं. देखिए हम तो ये कह रहे हैं ना, इनहेरिटेंस में एक से ज्यादा क्लास होती है, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास. ओके क्लास, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो फिर हम इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे. तो क्लास डायग्राम हमें क्या रिप्रेजेंट करी होती है, क्लास के नेम, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स. अब अगर हमने इनहेरिटेंस शो करनी है तो इनहेरिटेंस के लिए देखिए इन्होंने एक केस स्टडी, एक सिनेरियो, केस सिनेरियो डिस्कस किया है. वो सिनेरियो क्या है, इट्स फॉर एन इमेजिनरी एप्लीकेशन. हम एक इमेजिन कर रहे हैं एप्लीकेशन के हम जो बनाने जा रहे हैं, जिसमें डिफरेंट चीजें हमने मॉडल करनी है. अभी बनाया नहीं है, अभी हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स हैं, सच एज बाइसाइकिल, मोटर बाइक एंड कार. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज हमारे माइंड में है कि ये तो इनहेरिटेंस हो रही है, where main class or parent class is vehicle and bicycle, motorbike and cars are its subclasses or its child. ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमारे पास पेरेंट क्लास है उसको हम एक अलग बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद बाकी की जो उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं उसको क्या करेंगे, उससे लिंक कर देंगे. सच एज बाइसाइकिल, मोटर बाइक एंड कार्स. मेन क्लास व्हीकल है. अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट रह गया. आफ्टर 1 मिनट फिर इसी एग्जाम्पल से दोबारा कंटिन्यू करते हैं. अगर मैं इसको आधा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी तो फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा.